हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग, जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग करके एक टॉपिक आता है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से उसके अंदर कंडीशन लगाई जाती है, किस तरीके से लूपिंग के अंदर उसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर क्या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ऐसे भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो टॉपिक आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन हैव एज मेनी कैरेक्टर एज रिक्वायर्ड, मतलब उसको जितने कैरेक्टर की रिक्वायर होगी वो उतने कैरेक्टर लेगा तो वो वन टाइप ऑफ एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। जनरली वी स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाय ईदर ऑफ टू टाइप्स, टू वेज, दो तरीके से हम स्ट्रिंग की लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टोरिंग स्ट्रिंग लेंथ, मतलब हम बाहर की साइड मतलब यूजर की साइड से भी हम स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स करके देते हैं, या फिर यूजिंग अ सेंटिनल कैरेक्टर, मतलब उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो वन टाइप ऑफ क्या रहेंगे, एक ASCII कोड के अंदर या BCD कोड के अंदर बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर कन्वर्टेड रहेगा, मतलब जो सिस्टम है वो क्या समझेगा, ओनली फॉर नंबर ही समझने वाला है। पर यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर उसको दे रहे हैं वो क्या है कि वन टाइप ऑफ एक कैरेक्टर है, वन टाइप ऑफ सिंबल है, ठीक है। तो उस सिंबल को वो पहचान नहीं सकता, तो उसके लिए पहले से ही उसका एक कोड फिक्स होता है जिसे ASCII कोड बोला जाता है, उसकी मदद से ये सारी कैलकुलेशन प्रोसेसर कर सकता है या फिर असेंबली लैंग्वेज उसको समझ सकता है, ठीक है। तो दो अलग अलग वे दिए गए इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि वी कैन स्टोर स्ट्रिंग लेंथ एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग द डॉलर लोकेशन काउंटर, मतलब जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर है उसको आपको गिनना है तो उसके लिए आपने डॉलर लगा दोगे, ठीक है। तो लोकेशन के वाइज तो वो कैरेक्टर को गिन के आपको दे देगा। उसका यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी आपको सिंबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में लिखा है कि मैसेज, उसके बाद DB, ठीक है, और वहां पे सिंगल कोट के अंदर लिखा है हेलो कॉमा वर्ड। लास्ट में कमेंट भी आपको दी गई है कि अवर डियर स्ट्रिंग, मतलब ये हमारी वन टाइप ऑफ एक असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग बनाई गई है जिसके अंदर समथिंग न्यूमेरिक टाइप के कैरेक्टर दिए गए, ठीक है। और उसको जो स्टोर करना है, किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करना है, उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक वन टाइप उसका मेमोरी एड्रेस दिया गया है कि 0xA। तो उसका ये एड्रेस हो गया जिसके अंदर ही आपको लेंथ कितनी है वो काउंट नहीं करनी, पर वो क्या करेगा, इस मेमोरी लोकेशन पे हेलो वर्ल्ड को स्टोर करेगा, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा, वो वन टाइप ऑफ पहली लाइन के अंदर वो डेटाबेस के अंदर या मेमोरी के अंदर वन टाइप ऑफ मेमोरी रहती है, ठीक है, उसको वो वन टाइप ऑफ एज डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में लेता है, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को एक एक लोकेशन पे स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर उसकी कितनी लेंथ है वो मुझे गिननी है, तो उसके लिए एलियन नाम का एक मैसेज कमांड आ जाता है। जैसे मैसेज नाम का कमांड है, मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैसेज यूज होता है, तो वैसे ही यहाँ पे एलियन नाम के कमांड की मदद से वो चेक करेगा कि मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर आपने स्टोर करवाए थे। इसके लिए यहाँ पे डॉलर लिखना पड़ेगा और जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर किया है उसे डैश करके लिखना पड़ेगा, ताकि वो आपको क्या प्रिंट करके देगा कि जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर की लेंथ है वो प्रिंट करके आपको दे देगा। तो जैसे यहाँ पे लेन आपने पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे फंक्शनैलिटी ऑलरेडी असेंबली लैंग्वेज के अंदर दी गई है जिसकी मदद से आप मैसेज या फिर स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डॉलर पॉइंट टू द बाइट आफ्टर लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल मैसेज, मतलब डॉलर कब लिखा जाता है कि वो लास्ट बाइट को कैलकुलेट करेगा, मतलब जो हर एक कैरेक्टर रहता है वो आपके पास वन टाइप ऑफ एक बाइट के फॉर्मेट है। जो यहाँ पे है H लिखा है वो एक बाइट है, E है वो एक बाइट है, क्योंकि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी सेम एज इट इज होता है, ठीक है। फिर लिखा है कि डॉलर माइनस मैसेज गिव्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। तो लेंथ किस तरीके से काउंट करेगा वो आपको बताएगा। तो दो अलग अलग वे है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग असेंबली लैंग्वेज के अंदर दे सकते हो,
ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज डीबी भी आपको दिया गया, जो अभी हमने देखा, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, वही यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में फॉर्मेट में दिया गया, पे थोड़ा सा चेंजेस है। फर्स्ट लाइन तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम है, मैसेज डीबी हेलो वर्ल्ड 0xa, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग थी। उसकी लेंथ मुझे काउंट करवानी, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया कि एलियन इक्वल टू 13, मतलब डायरेक्टली 13 आपको दिया गया। आप डायरेक्ट भी इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसका ये अल्टरनेटिव्स है, ठीक है। क्या है ये? वन टाइप ऑफ अल्टरनेटिव। ये क्या हो जाता है कि स्टैटिक डेटा हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक डेटा मतलब क्या हो गया कि फिक्स आपने एक करके दे दिया है। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हेलो लिखते हो तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर, तो यहाँ पे आपको 30 नहीं रहेगा, जबकि वो आपका डायनेमिक लेंथ था। जितने भी मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा होगा उतना ही डेटा आपको कैलकुलेट करके देगा, इस तरीके से। तो ये वन टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स। You can store a string with a trailing sentinel character to delimit a string instead of storing a string length explicitly। मतलब बाहर के साइड से स्ट्रिंग को काउंट करना है, उसके अलावा फिक्स साइज से भी आप डेटा को चेकआउट कर सकते हो, मतलब फिक्स तरीके से उसकी लेंथ आप दे। तो ये हो गया अलग तरीके से। ये सेंटिनल मतलब फिक्स हो गया, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक्सप्लिसिट मतलब डायनेमिकली आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए, ठीक है। तो यही आपको मैसेज दिया गया, मैसेज डीबी आई एम लविंग इट, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट इनपुट आप दे सकते हो। तो ये स्ट्रिंग थी वन टाइप ऑफ। अब स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो उसकी भी वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई है। इस तरीके से आप उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर उसकी इंस्ट्रक्शन के बेस पे कोई भी डेटा को परफॉर्म करवा सकते हो आप, ठीक है। तो देखते हैं कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन मतलब वो किस तरीके से हमारी जो मेमोरी रहती है उसके अंदर किस तरीके से स्टोर होगा, किस और किस तरीके से उसको जब हम कैलकुलेट करवाते हैं या भी किसी भी तरीके की ऑपरेशन करवा से उसके साथ, तो किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई, और कितनी साइज वो सारी मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करता है वो सारी दी गई। तो ईच स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर अ सोर्स ऑपरेंड, मतलब वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसकी एक फिक्स सोर्स रहती है। फिर उसका डेस्टिनेशन ऑपरेंड, कहाँ पे उसको भेजना है, कौन से आउटपुट पे भेजना है, वो भी। जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम करते हो, उसके लिए आप टर्बो यूज कर रहे हो या विजुअल कोड, तो उसका एक सोर्स उसके पास पहले से ही फिक्स रहता है, ठीक है। फॉर 32 बिट सेगमेंट, मतलब उसके अंदर जो भी आप डेटा भेजे वो वन टाइप ऑफ 32 बिट सेगमेंट के फॉर्मेट में सारा, मतलब वो एक साथ आपके 4 बाइट भेज सकता है, ठीक है। और उसके हिसाब से वो सारा कैलकुलेट किया उसकी इंस्ट्रक्शन रीड आउट करेगा। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज ESI एंड EDI रजिस्टर, मतलब दो अलग अलग तरीके के रजिस्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पे बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसर रजिस्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग वे से डेटा आ रहा है उसको वो मैनेज करके रखता है, ठीक है। टू पॉइंट टू द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे उसको भेजना है और कहाँ पे उसको कहाँ से लाना है, तो दोनों इस रजिस्टर के थ्रू सारा डिसाइड होता है, ठीक है। मतलब कौन सा इनपुट है और कौन से आउटपुट पे उसको भेजना है, वो सारा कुछ डिसाइड करता है ESI और EDI, मतलब दो अलग अलग, मतलब वो किस तरीके से आप एडिटर यूज करते हो उस पर डिपेंड रहता है। For 16-bit segment, however, SI and DI register are used, मतलब 16 बिट का आपके पास प्रोसेसर है तो उसके लिए ये SI और DI रजिस्टर का यूज होने वाला है सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, ठीक है। तो देयर आर 5 बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग अ स्ट्रिंग। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि प्रोसेस स्ट्रिंग के साथ किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना हो या फिर प्रोसेस करनी हो, तो उसके लिए 5 तरीके के यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए जो बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया गया है कि मूव MOVS, दिस इंस्ट्रक्शन मूव 1 बाइट, मतलब 1 बाइट, ठीक है, वो मूव करेगा। वर्ड और डाउन डबल वर्ड ऑफ अ डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू अनदर, मतलब एक मेमोरी लोकेशन में से वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे 1 बाइट के फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मतलब मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, मेमोरी लोकेशन फिक्स रहता है कि वहीं से उसको किसी दूसरी जगह पे इनपुट या आउटपुट पे भेजना है या फिर प्रोसेसर को देना है। फिर लोड्स LODS, दिस इंस्ट्रक्शन लोड फ्रॉम मेमोरी, मतलब मेमोरी में से वो लोड होगा इफ द ऑपरेंड इज ऑफ 1 बाइट इट इज लोडेड इनटू AL रजिस्टर, मतलब जो
1 बाइट का डेटा है मेमोरी के अंदर, वो AL नाम के रजिस्टर के अंदर पहले स्टोर होगा। इफ द ऑपरेंड इज 1 वर्ड इट इज लोडेड इनटू AX रजिस्टर, मतलब 1 वर्ड का होगा तो AX रजिस्टर के अंदर लोड होगा। अगर बहुत सारे वर्ड उसके अंदर एक साथ आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, दूसरे रजिस्टर को यूज करेगा। ठीक है, तो डेटा पे डिपेंड रहता है कि कौन से रजिस्टर में वो एक साथ लोड हो रहा है। ठीक है, एंड डबल वर्ड इज लोडेड इनटू EAX रजिस्टर, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 वर्ड है तो AX नाम के रजिस्टर के अंदर लोड होगा, या फिर डबल वर्ड होगा तो वो EAX रजिस्टर के अंदर लोड होगा। ठीक है, फिर कि STOS, दिस इंस्ट्रक्शन स्टोर डेटा फ्रॉम रजिस्टर AL, AX और EAX मेमोरी, मतलब जो भी डेटा रहेगा वो मेमोरी में से AL नाम के रजिस्टर, AX नाम के रजिस्टर या फिर EAX नाम के रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। फिर CMPs, दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू डेटा आइटम इन मेमोरी, मतलब एक डेटा बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारा कुछ उसके डेटा, उसकी साइज, उसके मेमोरी, तो उसके डिपेंडेंट चेक करता है कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट आ रहा है, नहीं आ रहा, बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सारी चीजें उसकी साइज, वर्ड और डबल वर्ड के बेस पे चेकआउट करता है। फिर SCAS, दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर द कंटेंट ऑफ द, मतलब उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है AL, AX या EX रजिस्टर के अंदर, उसको वो कंटेंट वाइज चेक करता है, कि बाइट वाइज चेक करता है कि बार बार ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ से वो रीड आउट, तो ये इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन थी। तो इसके डिटेल में हम जाएंगे कि मूव्स इंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत सारी फंक्शनलिटी अभी दी गई है। ठीक है, तो उसको भी हम रीड आउट करेंगे यहाँ से। ईच ऑफ अबो इंस्ट्रक्शन हैज अ बाइट, मतलब जो ऊपर की जितनी भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दी गई है वो हर एक बाइट की थी, मतलब इसके अंदर एक ही बाइट का डेटा एक टाइम पे लोड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वर्ड एंड डबल वर्ड वर्जन आर एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी रिपीटेड बाय द प्रीफिक्स, मतलब उसका जो प्रीफिक्स रहता है भाई किस तरीके का डेटा यहाँ पे आना चाहिए और किस तरीके का डेटा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि वन टाइप ऑफ उसके प्रीफिक्स रहते हैं कि भाई डेटा बार बार रिपीट करना है कि नहीं करना, तो उसके लिए भी आपको वहां से डेटा देना पड़ेगा। दिस इंस्ट्रक्शन यूज ES DI फिर DI SI, तो ये वन टाइप ऑफ पेयर रहती है, मतलब ES के अंदर इनपुट आएगा और DI के अंदर आउटपुट आएगा। ठीक है, जो भी बीच में प्रोसेस होगी उसका आउटपुट DI के अंदर, वैसे ही यहाँ पे DSA और SI है, तो दोनों पेयर के फॉर्मेट में रजिस्टर रहते हैं, जिसकी मदद से जो भी इनपुट हम दे रहे हैं प्रोसेसर को, और प्रोसेसर जो भी हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है, वो कौन से इनपुट या कौन से आउटपुट पे भेजना है, वो सारा कुछ इस रजिस्टर पे डिपेंडेंट रहता है। where DA and SI register contain a valid offset, मतलब उसके अंदर कभी भी डेटा आएगा तो उसके अंदर पहले से ही ऑफसेट होगा, भाई इसके पास पहले से ही डेटा पड़ा है कि नहीं पड़ा, कोई नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, उसके पास कोई प्रोसेस होकर डेटा आया है कि नहीं आया, तो सारी कुछ पहले से ही फिक्स रहता है। अगर उसके पास डेटा आया होगा तो क्या करेगा कि उसको वापस डेटा नहीं भेज, मतलब जब तक वो क्लियर नहीं करता, आउटपुट के पास डेटा भेज नहीं देगा, तब तक वो दूसरा डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता। फिर है कि SI इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद DS, मतलब डेटा सेगमेंट के साथ, एंड DI यू ऑलवेज एसोसिएट विद ES, मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ। कभी भी उसको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए बैकएंड में भी एक ES और यहाँ पे DS नाम के रजिस्टर की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे सोर्स और ऑपरेंड के फॉर्मेट में नीचे की साइड पेयर के फॉर्मेट में आपको बताया गया है रजिस्टर। तो सोर्स ऑपरेंड इज एज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बताया कि जो भी सोर्स में से डेटा आ रहा है वो पहले से ही एज्यूम करके माना जाता है भाई इतने तरीके का या इस टाइप का डेटा यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर उसकी बाइट पे डिपेंडेंट रहता है कि कौन से रजिस्टर पे, 16 बिट का एड्रेस है तो इस एड्रेस के अंदर स्टोर होगा, और 32 बिट का एड्रेस होगा तो इस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, फिर उसके वर्जन कंपेयर करने के लिए भी यहाँ पे आपको बताए गए कि किस किस रजिस्टर के अंदर कौन सी बेसिक इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से रजिस्टर यूज होते हैं, कौन से ऑपरेंड यूज होते हैं, कितनी बाइट की जरूरत होती है। ठीक है, कौन से वर्ड आते हैं उसके अंदर, तो वो सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि मूव्स ये आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन है, वो कौन कौन से ऑपरेंड या रजिस्टर को यूज करता है, ES DI और DS EL, एक्स्ट्रा भी यहाँ पे सेगमेंट आ जाते हैं। फिर एक बाइट, कौन सी बाइट की जरूरत पड़ती है, मूव SB। ठीक है, ये कमांड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाइट के फॉर्मेट में होगा, तो अगर डबल वर्ड के फॉर्मेट में पूरा एक वर्ड है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा वर्ड एक साथ पढ़ लेगा। ठीक है, एक बाइट के फॉर्मेट में तो ये कमांड, पूरे बाइट के फॉर्मेट में अगर वर्ड है पूरा, ठीक है, कैरेक्टर वाइज आपको गिना है तो यहाँ पे SB आ जाएगा, और यहाँ पे वर्ड काउंट करना है तो SW आ जाएगा। ठीक है, और डबल वर्ड है तो उसके लिए SD।
इस तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शन और उसके रजिस्टर यहाँ पे यूज होते हैं। आपको शायद दिख भी रहे होंगे, सेम टू सेम ही है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर मूव कमांड, तो डिटेल में हम जाएंगे कि मूव कमांड की मदद से एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि द मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कॉपी अ डेटा आइटम, मतलब जो भी उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको वो वन टाइप ऑफ एक कॉपी करेगा डेटा को, और वो जो भी आइटम उसके पास रहेगी डेटा आइटम, उसको बाइट, वर्ड या डबल वर्ड, इन तीनों में से कोई भी डेटा, किसी भी तरीके का डेटा होगा उसको तो वो सोर्स के अंदर एज अ बाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और डेस्टिनेशन पे भेजना है तो बीच में जो भी उसकी प्रोसेस हुई है उसके बाद जो भी उसका आंसर है वो वन टाइप ऑफ उस तरीके के रजिस्टर के अंदर 32 बिट का होगा तो उस एड्रेस, उस रजिस्टर के अंदर 60 बिट का होगा तो उस ESI या SI रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एग्जैक्टली कहाँ पे किस तरीके से स्टोर होता है और किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जिस तरीके से मूव की कमांड की मदद से आपको बनाना है वो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो आपको पता ही है, सेक्शन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ग्लोबल मेन, और उसके बाद मेन स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि ECX मतलब ये काउंटर हो गया, और काउंटर के अंदर उसकी लेंथ पहले से डिफाइन करके नहीं रखी है, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, उसके अंदर डेटा 0 रहेगा। फिर यहाँ पे क्या बताया कि ESI नाम के रजिस्टर को यूज किया है क्योंकि ये डबल वर्ड के फॉर्मेट में रहेगा इसलिए, और उसके बाद EDI। तो हमारे पास दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन S1 और S2 दो स्ट्रिंग है, तो पहली स्ट्रिंग को ESI के अंदर स्टोर कर दिया और दूसरी स्ट्रिंग को EDI के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वन टाइप ऑफ एक लेबल दिया है CLD, और उसके बाद क्या है कि रिप्लेस, ठीक है, क्या करवाया है, रिप्लेस मूव SB मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास पूरा वर्ड या फिर बाइट यहाँ पे काउंट कर रहा है। फिर क्या किया है कि 20 जो उसकी लेंथ है EDX की, ठीक है, वो ट्रांसफर करवाई। जैसे ही यहाँ पे एक कैरेक्टर काउंट हो जाएगा तो S2 के अंदर जो स्ट्रिंग रहेगी वो EX मतलब एक काउंटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, मूव करेगा। S2 के अंदर जो डेटा है ECX के अंदर आ गया काउंटर के फॉर्मेट में, उसके बाद EBX EAX, इस तरीके से सारा कुछ इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पे साइड में लिखा भी है, फाइल को डिस्क्रिप्ट करेगा, फाइल के अंदर प्रिंट करेगा, उसके बाद सिस्टम कॉल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से सारा डेटा कैलकुलेट किया जाएगा और लास्ट में आपको आउटपुट दे देगा जिस तरीके की भी आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी। ठीक है, तो मूव की मदद से आप डेटा को ट्रांसफर करके वो काउंट करते जाता है भाई कितना बाइट इसके अंदर या इसके वर्ड काउंट हुआ है, कितना कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लोड्स के बारे में भी बताया गया कि इन क्रिप्टोग्राफी, तो लोड्स का यूज कहाँ पे होता है कि किसी भी तरीके के डेटा को आप पास करवाते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा डेटा हैक ना हो जाए, उसके लिए उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर किया जाता है, जो काम किसका रहता है, लोड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि इन क्रिप्टोग्राफी सीजर सिफर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट नॉन इंक्रिप्शन टेक्निक, मतलब ये वन टाइप ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक, मतलब बीच में कभी भी आप डेटा पास आउट करोगे तो क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करके दे देगा सारा डेटा। वो जब भी आपका आउटपुट आएगा तो वो आपको एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में मिलेगा, जिस तरीके का इनपुट दिया उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, in this method each letter in the data to be encrypted, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक कैरेक्टर उसका एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है, अगर वो ए होगा तो बीच में एक ऐसा कुछ इनक्रिप्टेड लगा होगा जिसकी मदद से वो आपको पढ़ने में एच आ रहा होगा, बी लिखा है तो आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में एक स्पेसिफिक नंबर की मदद से उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया, और बाकी जब भी आउटपुट आएगा तो जो भी उसका आउटपुट रहेगा बाकी, ठीक है, तो वापस उसको डिक्रिप्टेड किया जाएगा। इस तरीके से आपको सही तरीके से आउटपुट मिलेगा और बीच में डेटा हैक भी नहीं होता। In this example, let us encrypt a data by simply replacing each alphabet in it with the shift of 2 alphabet। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उसने, 2 अल्फाबेट जो भी आपका वन टाइप ऑफ एक कैरेक्टर है उसको 2 अल्फाबेट आगे बढ़ाया गया, मतलब ए है तो आपको डी मिलेगा, बी है तो आपको ई मिलेगा, मतलब 2 अल्फाबेट आपके आगे चलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, पासवर्ड जब आप कभी भी लगाते हो सिस्टम के अंदर तब ये लोड्स नाम की फंक्शनैलिटी या फिर इंस्ट्रक्शन चलती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको साइड में पूरा प्रोग्राम बताया भाई इस तरीके से पासवर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देख ना सके या फिर चेंज ना कर सके।
ठीक है। तो वही चीज आपको पूरी की पूरी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे दी गई है। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे उसकी लेंथ, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, फिर लूप। जब तक एक एक कैरेक्टर यहाँ पे चेंज नहीं होता था तब तक ये लूप आपकी घूमती। तो लूप हियर क्या है, वो आपकी वन टाइप ऑफ यहाँ पे लेबल बताया गया है, ठीक है, जो बार बार यहाँ से घूमता रहेगा। देखो लूप यहाँ पे लिखा है तो लूप ईयर के बाद यहाँ पे चला जाएगा वापस यहाँ पे, जब तक डेटा सारा कुछ सारा जितने भी कैरेक्टर है उसके अंदर 2-2 बाइट शिफ्ट नहीं हो जाते। देखो यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो एल रजिस्टर के अंदर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी, मतलब जो भी डेटा दिया है उसको 2 बाइट आगे बढ़ा देगा और स्टोर्स एसबी के अंदर स्टोर कर देगा, जो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर बाकी की प्रोसेस सेम टू सेम है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर वो काउंट करके आपको यहाँ से वो दे देगा, ठीक है। तो आपने सब तक यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी वो आपको नीचे की साइड दे रहा है, ठीक है। और लूप के अंदर भी हर एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, तो इस तरीके से आप डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी रख सकते हो, ठीक है, लूप की मदद से। फिर है कि CMPS। CMPS मतलब आपको कंपेयर करवाना है दो अलग अलग स्ट्रिंग को, ठीक है। तो उसके लिए 2 अलग अलग टाइप के रजिस्टर की आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों को स्टोर करके रखना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो हमें यूज नहीं करना, बाकी सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट वैसी फंक्शनलिटी दी गई है जिसकी मदद से सारी जितने भी डेटा आपको मिल रहे वो आपको सही से स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत होती है उसके अंदर वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में आपको प्रोग्राम भी बताया गया है कि आपको कंडीशन चेक करना है, उसके लिए हमने जंप नाम के इंस्ट्रक्शन के भी यूज किया था, ठीक है, जो कल ही शायद हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी प्रोग्राम भी यहाँ पे बताई गई है आपको। तो वो भी चीज यहाँ पर है कि पहले तो यहाँ पे S1 नाम के डेटा को ट्रांसफर किया, फिर S2 स्ट्रिंग को ट्रांसफर किया, फिर लेंथ 2, ठीक है, जो भी दूसरी स्ट्रिंग थी उसको यहाँ पे काउंट करवा लिया। फिर यहाँ पे रिपीटेशन दिया है कि कंपेयर SB, मतलब जितने भी वर्ड है वो रिपीट तो नहीं हो रहे। फिर JECX मतलब ये इक्वल टू, ये आपका लेबल है, जंप व्हेन ECX 0, मतलब जब तक ये 0 नहीं होगा GCX तब तक ये घूमता रहेगा। तो यहाँ पे उसकी फॉलो भी दिखाई देगा, इफ नॉट इक्वल देन फॉलोइंग कोड। अगर इक्वल टू नहीं है दोनों स्ट्रिंग तो ये कोड चलेगा, अगर दोनों इक्वल टू है तो ये कोड चलने वाला है। तो यहाँ पे बीच में देखो इक्वल, ये आपको वन टाइप ऑफ क्या दिया गया है कि लेबल दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर मेन नाम का लेबल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से लेबल के फॉर्मेट में सारा कुछ वर्कआउट यहाँ तो जैसे ही आपकी प्रोग्राम खत्म होती है तो लास्ट में यहाँ पे एग्जिट है, तो इफ एल्स इस तरीके से यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। और कंपेयर आप इस तरीके से 2 अलग अलग स्ट्रिंग को करवा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे लैन NEQ और यहाँ पे मैसेज NEQ इस तरीके से कंपेयर करवाया गया पे कितने कैरेक्टर उसके अंदर है या किस तरीके से स्टोर कर सकते हो और किस तरीके से नहीं कर सकते। कंपेयर नाम की प्रोग्राम के लिए, मतलब 2 स्ट्रिंग को चेक करवाना, उसके लिए ये प्रोग्राम आपको यहाँ से अच्छी तरीके से दिया गया है। देखो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम बहुत ही टफ होते हैं, आपको एक एक लाइन या एक एक वर्ड आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये असेंबली लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी अलग से नेट पे मिल जाएगी, उस पर आप डिपेंड कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो ये वर्ड क्या करता है, ये वर्ड क्या करता है, तो इस तरीके से सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेसिक चीज तो मैंने आपको यहाँ से बता दी है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNW IT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज हमने देखा कि स्ट्रिंग असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज होता है और क्या क्या ज़रूरत रहती है उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर देख ली है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी फंक्शनलिटी जैसे एरे है, ठीक है, सब रूटीन, तो उसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।